ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। वक्त हो चला है न्यूज 10 का। देश में आज कई जगह आग लगने की घटनाएं हुई। राजस्थान के उदयपुर में जहां एक कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, तो वहीं कोयंबटूर में ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स में आगजनी हो गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें मीलों दूर से दिखाई देती थी। पूरे आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया। दमकल विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें आग बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। खैर, जब तक आग बुझती तब तक ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की यह दुकान पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। इधर राजस्थान के उदयपुर में स्काईविले ट्रैम्पोलिन पार्क में भीषण आग से हड़कंप मच गया। गेमिंग जोन में मौजूद फोम, प्लास्टिक और कई ज्वलनशील सामग्री के कारण आग ने पल भर में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका था। यूपी के आज सभी 75 जिलों में करीब 10 मिनट तक ब्लैकआउट रहा। इस दौरान लोगों के बीच काफी देर तक अफरा तफरी का आलम रहा। लोगों को सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। रामनगरी अयोध्या में जैसे ही ब्लैकआउट हुआ, वैसे ही पूरा शहर अंधेरे में टूट गया। अचानक तेज आवाज में सायरन बजने लगा। लोग किसी आशंका के मद्देनजर अपने अपने घरों से निकल आए। आनन फानन में सड़कों पर घायल हालात में पड़े लोगों को रेस्क्यू किया गया। किसी भी आपातकालीन संकट से निपटने के लिए एसडीआरएफ से लेकर दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद थी। दरअसल ये एक प्रकार की मॉक ड्रिल थी, जिसे हवाई हमलों से बचने के लिए आज पूरे यूपी में लागू किया गया था। इधर लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बने और आपातकालीन विभाग की तैयारियों को परखा। कुछ इसी तरह की मॉक ड्रिल झांसी में भी देखने को मिली। सायरन बजते ही पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। इसके बाद प्रशासन ने लोगों को बताया कि ऐसे आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए। कुछ इसी तरह का नजारा अमेठी में देखने को मिला। जिला प्रशासन की टीम ने ब्लैकआउट के दौरान घायल लोगों को रेस्क्यू किया। यूपी के सहारनपुर में चोरों ने ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाया। रात के वक्त चोर सीढ़ियों के पास की दीवार को तोड़कर अंदर घुसे और करोड़ों की कीमत की ज्वेलरी चोरी कर भाग निकले। शातिर चोरों ने सीढ़ी के पास बनी इस दीवार को तोड़ा और अंदर घुस गए। चोरों की वारदात शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में मौजूद टाटा प्रोडक्ट के कैटरलेन डायमंड ज्वेलरी शोरूम में हुई। हैरानी की बात तो ये है कि इस शोरूम के ठीक सामने डीआईजी का कार्यालय है। बावजूद इसके चोरों में कोई डर दिखाई नहीं दिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि चोरों ने करोड़ों रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया है। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चोरों की पहचान करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश में विपक्ष आरोप लगाता है कि गरीब परिवार के मरीजों को सरकारी एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाती। इस बीच एम्बुलेंस की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यह है मध्य प्रदेश की सरकारी एम्बुलेंस। टोल फ्री नंबर भी लिखा है, आगे नंबर प्लेट भी लगी है। दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव की तस्वीर भी लगी है। लेकिन इस एम्बुलेंस में मरीज नहीं लाए जाते, बल्कि सागौन की लकड़ियों की सप्लाई की जा रही थी। वन विभाग की टीम ने नरसिंहपुर के बरहेटा के जंगलों में इस एम्बुलेंस को पकड़ा, जिसमें कई क्विंटल लकड़ियां रखी हुई थी। इसमें 108 के संचालक ने तत्काल संबंधित ड्राइवर पे कार्यवाही भी करी है। अब जांच इस बात की हो रही है कि एम्बुलेंस कहां पर तैनात थी और लकड़ी के माफियाओं तक की पहुंची कैसे। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बीच सरकार में शामिल 2 मंत्रियों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। ये दोनों ही मंत्री राजभर समाज से। मौका था महाराजा सुहेलदेव की जयंती समारोह का। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और तभी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, जिसके चलते अनिल राजभर को गुस्सा आ गया। अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा है, जिसका गुस्सा एक बार फिर नजर आया। तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो जी? अनिल राजभर इस कदर आग बबूला हुए कि वो मंच पर ही आपा खो बैठे और गाली देने लगे। अब अनिल राजभर का दर्द भी सुनिए। आप बीच में कहाँ डिस्टर्ब करोगे भाई? तुमको कार्यक्रम कराना, अलग कार्यक्रम करा। हमने प्रशासन से भी कहा कि लोगों को संदेश दे दीजिए, छूट दे दीजिए कि 11 बजे से पहले आने माल्यार्पण करके जाएं, नहीं 4 बजे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आवे पूजा पाठ करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब ओपी राजभर की पार्टी आरोप लगा रही है कि मंत्री के कहने पर उनके कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा गया है। कुछ दिन पहले यूपी के फतेहपुर में 400 करोड़ रुपए के संपत्ति के मालिक जयराज मानसिंह की हत्या की गई। अब इस हत्याकांड में खुलासा करते हुए पुलिस ने जयराज मानसिंह के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। आंखों पर चश्मा, चेहरे पर मास्क और माथे पर शिकन, यही है वो मैनेजर जिसने कबूल किया कि उसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। जयराज मानसिंह का शव स्कूल के पास झाड़ियों में बरामद हुआ। पुलिस ने जब जांच तेज की तो अंकित मिश्रा सवालों के घेरे में आ गया।
अंकित मिश्रा 8 साल पहले मॉर्निंग वॉक के दौरान जयराज मानसिंह के संपर्क में आया था, जो बाद में उनका मैनेजर बन गया। हालांकि सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या अंकित मिश्रा ने अकेले इस हत्याकांड को अंजाम दिया या फिर किसी और करीबी की भी 400 करोड़ रुपए की संपत्ति पर नजर थी। हम हर चीज़ के लिए इसको फाइनल नहीं किसी चीज़ को मान रहे हैं और सभी चीज़ पे विवेचना हमारी अभी आगे, अगर कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उसको भी विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। अंकित मिश्रा यूपी पुलिस में भर्ती की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। बात होगी अब बर्फ की। जनवरी के महीने में जाते जाते पहाड़ों पर सब कुछ जमने लगा है, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या कश्मीर। हर पहाड़ी राज्य के कुछ इलाकों में इस वक्त बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा बर्फ गिर रही है तो वो है जम्मू कश्मीर। घाटी का हर इलाका अब अपनी पहचान यानी जन्नत के जैसा दिखाई दे रहा है। रामबन, सोपोर, पहलगाम, सोनमर्ग, बर्फ ने जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। आसमान से गिरती बर्फ ने पूरी फिजा को एक ही रंग में रंग दिया। कश्मीर के रामबन में क्या जमीन और क्या पौधे, हर जगह सिर्फ बर्फ का बसेरा है। कोमोबोश यही तस्वीर डोडा से नजर आई। यहाँ सड़क पर खड़ी तमाम गाड़ियाँ बर्फ से ढक गयी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी से रास्ते और घर की छतों पर बर्फ की मोटी चादर जमा हो गयी। वहीं बनिहाल में भारी बर्फबारी से हाईवे बंद हो गया और तमाम गाड़ियाँ हाईवे पर फंस गयी। भारी बर्फबारी के बीच बनिहाल ट्रैक से गुजर रही वंदे मातरम ट्रेन की खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई, जो कि बर्फ से लदी पटरियों पर दौड़ती नजर आई। वहीं यात्री बर्फबारी का आनंद लेते दिखाई दिए। कश्मीर के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी ठीक ठाक बर्फ पड़ रही है। शिमला से लेकर मनाली और मंडी में अब घूमने जाने वाले पर्यटकों को कहीं पर बर्फ में मस्ती का मौका मिला तो कहीं परेशानियां भी हुई। शिमला में बर्फ के तूफान की वजह से हालात खतरनाक हुए। घर के बाहर तेज हवाओं के साथ बर्फ का झोंका दिखाई पड़ा। हिमाचल के मनाली में इसी बर्फ ने शहर और आसपास के इलाकों का हुलिया बदल दिया। टूरिस्ट की गाड़ियां सड़कों पर फंसने लगी और फंसने के बाद कई जगह तो गाड़ियां जम भी गईं। यही हाल मंडी का रहा। वहां पराशर, शिकारी देवी और कमरूनाग में सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई। वहीं लद्दाख में भारी बर्फबारी से कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। लद्दाख में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि ढूंढना मुश्किल है कि सड़क कहां पर है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का भी हाल यही है। मकानों की छत, पेड़ पौधे और रास्ते सब बर्फ से लदे हुए। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां ऐसे जैसे किसी ने कवर चढ़ा दिया हो। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। वहीं उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ का दरबार बर्फबारी से सफेद हो गया, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री में भी भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। वहीं उत्तराखंड के मसूरी और चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। अचानक हुई बर्फबारी से पूरे इलाके का नजारा बदल गया। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से स्थानीय लोग और पर्यटक रोमांच से भर गए। इसी बर्फ ने हिमाचल प्रदेश में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। पहाड़ों में गाड़ी चलाने वालों को अभी एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक तो बर्फ की फिसलन, ऊपर से खतरनाक रास्तों की वजह से गाड़ियां जहां तहां फंसी रही। शिमला में पहाड़ों में एक मोड़ पर बर्फ की वजह से बस फिसलती जा रही थी। जैसे तैसे उसे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी। उधर चंबा के चुराह में पहाड़ों के रास्ते में बस फंसी तो उसे आगे बढ़ाने के लिए सड़क से बर्फ हटाने की कोशिशें हो रही थी। चंबा में मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले खजियार का नजारा भी देखने लायक था। मंडी में पेड़ों की टहनियों पर बर्फ जम गई। चारों तरफ बर्फ की सफेदी दिखाई पड़ रही थी। उधर पहाड़ देखने के लिए कश्मीर जाने वाले पर्यटकों के दिन गुलजार रहे। वो बर्फ में डांस करते हुए नजर आ रहे थे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। तापमान धड़ाम से गिर गया है, क्योंकि पिछले कई घंटों से यहां लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। और इस बर्फबारी से पूरे केदारनाथ में पहाड़ों पर बर्फ का बेहद खूबसूरत श्रृंगार नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा केदार के धाम को सफेद चादर से लपेट दिया हो। बर्फबारी से केदारनाथ में तापमान -16 डिग्री तक गिर गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच उत्तराखंड पुलिस और ITBP के जवान पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ ड्यूटी पर तैनात हैं। केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के दिन यानी 15 फरवरी को तय होगी। वहीं बद्रीनाथ के कपाट इस साल 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे।
भारी बारिश के बाद उत्तर भारत के ऊंचाई वाले राज्यों में जबरदस्त हिमपात हुआ है और इसी बीच जम्मू कश्मीर के कटरा से बर्फबारी का ताजा वीडियो भी सामने आया, जिसमें वंदे भारत भारी बर्फबारी के बीच पटरी पर दौड़ते हुए दिखाई दे रही है। सैलानी ट्रेन की खिड़कियों से बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। ट्रेन के चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। पहाड़, सुरंग और रेल ट्रैक पूरी तरह बर्फ से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। कई यात्री वंदे भारत ट्रेन से सफर करना पसंद कर रहे हैं ताकि वो बर्फीली वादियों का लुत्फ उठा सकें। वंदे भारत का ये सफर यात्रियों के लिए यादगार बन गया है। तो हम लोग जैसे प्लान किए थे वैसे दिख रहा है, काफी बढ़िया बर्फबारी हो रहा है, काफी बढ़िया प्लान करके आए थे कि ये जर्नी लेना है ट्रेन से, जो करीब वो फॉरेन में जैसे ट्रेन जर्नीज नहीं होती है स्विट्जरलैंड में, वैसे वाले जर्नी फील करने के लिए, और ये परफेक्ट वैसा है, उससे भी खूबसूरत है। फिलहाल कटरा में बर्फबारी के कारण वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के कुलगाम से एक दिल को छू लेने वाला वीडियो भी सामने आया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मुसीबत में घिरी एक महिला का रेस्क्यू कर उसे अस्पताल पहुंचाया। ठंड और बर्फबारी के बीच गर्भवती महिला की तबीयत खराब हो गई थी, उसे तुरंत मदद की जरूरत थी। पुलिस ने बिना वक्त गवाए खराब मौसम के बीच महिला के पास पहुंची और उसे कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों ने बताया कि इमरजेंसी कॉल पर कुलगाम के देवसर पहुंचे। बर्फबारी की वजह से गाड़ी से जाना आसान नहीं था, क्योंकि फिसलन की वजह से गाड़ियां चल नहीं पा रही थी, लेकिन पुलिस टीम ने सभी चुनौतियों को मात देते हुए महिला का रेस्क्यू किया, जिसके बाद उसकी जान बच गई। अगर मदद से देरी हुई होती तो महिला को काफी नुकसान हो सकता था। इंदौर में कुछ दिन पहले ही गंदा पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो गई और अब उसी इंदौर जिले के महू में फिर से गंदे पानी की वजह से 22 लोग बीमार पड़ गए। इंदौर के महू में रहने वाले 22 लोगों को गंदा पानी पीने की वजह से जॉन्डिस हो गया। इनमें से 8 लोग अब अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। महू में भी इंदौर के भगीरथीपुर जैसे हालात न बने, इसके लिए प्रशासन अलर्ट हो। कल से हम लोग का सर्वे शुरू होगा। यहाँ पे स्वास्थ्य की टीम जाके सभी घर घर जाके डोर टू डोर जाँच करेंगी, जो ऐसे लोगों का चिन्हांकन करेंगे जिनके पास लक्षण पाए जाते हैं। आरोप है कि 14 तारीख से ही इलाके में लोग बीमार पड़ने लगे, लेकिन यहाँ भी प्रशासन देर से जागा। अब कलेक्टर से लेकर इलाके के विधायक ऊषा ठाकुर इलाके में पहुंचकर लोगों से बात कर रहे हैं। यूपी के आगरा में पुलिस और वकीलों के बीच जमकर मारपीट हो गई। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और वहां मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाया। थाने के अंदर ही पुलिस और वकील भिड़ गए थे, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करने लगे। मेरा गला पकड़ लिया। लोग उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। दीवान जी है, दीवान जी छोड़ दो, गलत बात है, गलत नहीं, तो तुम क्या कर लोगे यार। ये वीडियो नया आगरा थाने का है। किसी मामले को लेकर तहरीर देने कई अधिवक्ता थाने आए थे। इसी दौरान वकीलों और पुलिस वालों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बड़ा भाई है हमारा। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि थोड़ी देर में ही थाना प्रभारी और डिवीजन चौकी के इंचार्ज मौके पर पहुंचे और मामले को संभाला। अब आपको यूपी की धार्मिक नगरी यानी कि मथुरा लेकर चलते हैं, जहां होली महोत्सव की आज से शुरुआत हो गई। ब्रज में 40 दिनों तक होली का महोत्सव चलता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अबीर गुलाल के बीच भक्त रंगों में सराबोर हो गए और इसी के साथ होली के त्योहार का शंखनाद हो गया। बसंत पंचमी के मौके पर यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा और भक्त ठाकुर जी के साथ होली खेलते नजर आए। ये सिलसिला 40 दिनों तक चलेगा। आज से लेकर 4 मार्च तक ब्रज में ऐसे ही गुलाल उड़ेगा। मथुरा में बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत हो जाती है। यूपी के चित्रकूट से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। चित्रकूट के बरगढ़ इलाके में बदमाशों ने पहले कपड़ा कारोबारी के बेटे का अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर दी। 40 लाख की फिरौती की मांग पूरी नहीं हुई और बदमाशों ने 14 साल के मासूम का गला घोटकर उसका मर्डर कर दिया। जैसे ही आयुष के मर्डर की खबर चित्रकूट के बरगढ़ इलाके में फैली, लोगों का गुस्सा सड़क पर भड़क उठा। पुलिस प्रशासन गुंडा है, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गुंडा है। लोगों ने प्रयागराज चित्रकूट नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। परिवार लगातार अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। इनका एनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर
के बाद इनके जितने भाई हैं, इनके जितना परिवार है, पूरे घर में बुलडोजर चलना चाहिए। इस बीच पुलिस की मुठभेड़ में हत्या का एक आरोपी कल्लू ढेर हो गया, जबकि दूसरे आरोपी इरफान के पैर में गोली लगी है। प्रयागराज में संगम तट पर आज बसंत पंचमी के मौके पर महास्नान चल रहा है, लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बसंत पंचमी के दिन भी स्नान को तैयार नहीं हुए। वो पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं। शंकराचार्य ये साफ कर चुके हैं कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता वो स्नान नहीं करेंगे। विरोध का आलम यह है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने रोजाना निकलने वाली गो प्रेरणा यात्रा भी नहीं निकाली। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आज भी शिविर के बाहर ही रहेंगे। इससे पहले अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित नहीं कर पाए और जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक बसंत पंचमी का स्नान नहीं करेंगे। ये मेला शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला है। इतिहास गवाह है, साक्षी है कि शंकराचार्यों ने इस मेले को मुगलों से बचाने के लिए कितना त्याग बलिदान किया है। आज उन्हीं शंकराचार्य को आप संगम स्नान से रोक देते हो, ये अन्याय बहुत बड़ा हुआ है। इसलिए विचार बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं। बीते 6 दिनों से धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तबीयत भी खराब हो गई। जानकारी के अनुसार शंकराचार्य को बुखार आ गया। वो अभी तक दिन में सिर्फ 2 बार पालकी पर आए। फिलहाल वो अपनी वैन में आराम कर रहे हैं। इधर शंकराचार्य के अपमान के मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। कई प्रसिद्ध कथावाचक और संत जहां एक तरफ शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं, विपक्ष भी इसी बहाने सरकार पर निशाना साध रहा है। सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। उधर मामले में संतों में भी दो फाड़ नजर आ रही हैं। इन बातों को लंबा तूल देने से मतलब नहीं है। शरण में जाओ, प्रशासन को चाहिए कि वो संतों की शरण में जाए और कहे कि हमसे अपराध हुआ है। साधु है वो, विवाद किस बात का करेगा ना। कोई यहाँ पर भैया कोई स्नान का विवाद होना चाहिए, न यहाँ पर कोई पालकी का विवाद होना चाहिए। इधर विपक्ष का आरोप है कि शंकराचार्य के नाम पर सरकार के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं। केशव मौर्य अमित शाह जी के इशारे पर काम करते हैं, आपस के झगड़े हैं, तो सामने चीजें आ गई तो तत्काल योगी जी से वो आग्रह करें कि जाके शंकराचार्य जी से माफी मांगे। कुल मिलाकर सियासी फसाद बन चुका ये मामला फिलहाल तो सुलझता नजर नहीं आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।